एक बार फिर से आप सभी का ओनली सिविल सर्विस गिरी ओसीएस गिरी पर। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं, ये वर्ल्ड ज्योग्राफी चल रहा है, विश्व भूगोल का ये सेट नंबर 8वां है। तो इसके बारे में बात करेंगे और वीडियो शुरू करें उससे पहले चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ऑल पे क्लिक कर लीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। तो प्रीलिम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है ये वीडियो, और ज्योग्राफी से ठीक ठाक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सभी सिविल सर्विस के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। ठीक है, चाहे वो पीसीएस हो या यूपीएससी लोअर पीसीएस, ठीक है, सबके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो वीडियो शुरू करें। देखिए, निम्न युग्मों में कौन से युग्म सही हैं? तो इसमें क्या है, हम लोगों को ये देखना, जैसे यूरोपियन ट्रांस सही वाला ढूंढना है। ठीक है, तो इसमें क्या है, यूरोपियन ट्रांस कॉन्टिनेंट्स रेल मार्ग। ठीक है, तो ये पेरिस से वर्षा। तो ये क्वेश्चन डीप है, ठीक ठाक क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं ना, तो ये फिलहाल ये सही है। यूरोपियन ट्रांस जो कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग पेरिस से वर्षा तक जाती है। ट्रांस इंडियन रेल मार्ग, तो ये ब्यूनस आयर्स यानी कि अर्जेंटीना से वालपरेजो यानी चिली तक। ठीक है, अर्जेंटीना से चिली तक। उसका ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, तो सेंट पीटर्सबर्ग यानी कि लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक रूस तक। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय रेल मार्ग है। ओरिएंट एक्सप्रेस पेरिस से इस्तांबुल तक। तो ये सारे के सारे सही हैं, तो इसमें करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। इसको बढ़िया से देखना होगा। देखिए, पहले एक बार और देख लेते हैं। यूरोपियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग, तो ये पेरिस से वार्सा तक। उसके बाद ट्रांस इंडियन रेल मार्ग, तो ये ब्यूनस आयर्स से लेकर के यानी कि अर्जेंटीना से चिली तक। ठीक है, उसके बाद ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, तो सेंट पीटर्सबर्ग से लेके रूस तक, व्लादिवोस्टोक। ठीक है, ओरिएंट एक्सप्रेस, तो ये पेरिस से इस्तांबुल तक। तो सभी के सभी सही हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। टिलाइट वे अवसादी चट्टानें हैं जो हिमानी निक्षेपण से निर्मित होती हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग विचार करना है, तो कौन सा विचार करना है? सही कथन पे। क्लियर? तो सही कथन पे देखना, तो ये पहला वाला तो सही है। टिलाइट वे अवसादी चट्टानें हैं जो हिमानी निक्षेपण से निर्मित होती हैं। गोंडवाना श्रेणी के आधार में घने टिलाइट हैं जो विस्तृत व लंबे समय तक हिम आवरण या हिमाच्छादन की ओर इंगित करते हैं। गोंडवाना श्रेणी के तलछटों की समानता अफ्रीका, कॉकलैंड द्वीप, मेडागास्कर, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया में मिलने वाले तलछटों से है। तो ये गोंडवाना लैंड के बारे में सारे के सारे क्वेश्चन थे, तो ये सारे के सारे सही हैं, तीनों सही हैं, तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, इसको देखते रहेंगे तो क्वेश्चन आपको जाने पहचाने से लगेंगे एग्जामिनेशन हॉल में, तो काफ़ी कुछ मदद मिलेगा आपको। ठीक है, अब देखिए, प्लेट विवर्तनी की अवधारणा से संबंधित दिए गए कथनों पर विचार करना है, इसमें भी सही ढूंढना है। अब सारी प्लेट किनारा को रचनात्मक प्लेट भी कहते हैं क्योंकि इस संचरण प्रक्रिया में नवीन महासागरीय प्रपट्टी का निर्माण होता है। तो पहला सही है, अब सारी प्लेट वाला ये सही है, रचनात्मक प्लेट इसे कहते हैं, और क्योंकि इस संचरण प्रक्रिया में नवीन महासागरीय प्रपट्टी का निर्माण होता है। दूसरा, अभिसारी प्लेट किनारा से निर्मित होती हैं, किनारा से निर्मित होती हैं, और यानी किनारे से निर्मित स्थलाकृतियों में सबसे महत्वपूर्ण मध्य अटलांटिक कटक है। तो इसमें जो हो जाएगा, हमें क्या ढूंढना था? सही ढूंढना था ना, कथन सही। तो ये जो है थोड़ा सा ये गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो है ना, निर्मित स्थलाकृतियों में ये गड़बड़ है, विनाशकारी होती हैं। कारण यह है कि इनका जो किनारा है ना, ये नीचे की ओर चला जाता है। दोनों प्लेटें चूंकि आप देख रहे हैं अभिसारी हैं, एक दूसरे की ओर आती हैं और वो नीचे की ओर धंसने लगती हैं। ठीक है, तो इसलिए ये कथन गलत हो जा रहा है। उसका संरक्षणी प्लेट किनारा से भूकंप जैसी घटनाएं भी होती हैं। तो भूकंप जैसी घटनाएं अभिसारी प्लेट से होती हैं, इसकी वजह से। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। भूकंप जैसी घटनाएं अभिसारी प्लेटों की वजह से होती है। और
इसमें अगर भूकंप वगैरह आएंगे तो काफ़ी गहराई में आते हैं संरक्षित प्लेटों में, ठीक है, काफ़ी गहराई में आते हैं और इसे वाल भूकंप के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं। और यहाँ पे जो दूसरा ये गलत होने का मैटर जो था अटलांटिक कटक, अटलांटिक महत्वपूर्ण मध्य जो अटलांटिक कटक नहीं है, अटलांटिक कटक जो होता है वो अब सारी प्लेट में होता है इधर, ठीक है। तो इसलिए दोनों इस तरीके से कई सारे रीजन से गलत हो गए, तो पहला ही सही होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लें तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ओजोन ऑक्सीजन के 3 अणुओं से निर्मित गैस है, यानी O3, सही बात है। सर्वप्रथम इसकी खोज वर्ष 1913 में फ्रेंच भौतिकी चार्ल्स फेब्री एवं हेनरी बुइसन ने किया था, तो ये सही बात है, ठीक है। चार्ल्स फेब्री व हेनरी बुइसन, यानी कि ओजोन लेयर का या ओजोन गैस का O3 का, ठीक है, 1913 में। लगभग 16 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई के मध्य स्थित तापमंडल में ही ओजोन गैस का 50% हिस्सा पाया जाता है। तो हमें इसमें क्या है, कथन सही ढूंढना है। तो इसमें तो भाई दोनों सही हो जाएंगे। देखिए, जब हम लोग का जो क्षोभ मंडल होता है उसकी ऊंचाई हम जानते हैं आमतौर पे 8 से 18 हो जाता है, कम ज़्यादा बढ़ता रहता है, ठीक है। और उसके बाद 50 किलोमीटर तक समताप मंडल पाया जाता है, ठीक है। तो इनके बीच में O3 पाई जाती है 18 से 50 या 16 से 50 के बीच में। तो पूरे अब इसमें देखिए क्या है, समताप मंडल में ही ओजोन गैस का 50% हिस्सा पाया जाता है। तो पूरी इसकी जो मोटाई होती है लगभग 15 से 20 किलोमीटर की इसकी टोटल लंबाई चौड़ाई मोटाई हो जाती है, ठीक है, यानी 20 से 35 के आसपास इसकी मोटाई होती है। तो ये सही है दोनों को दोनों। तो कुल मिला के करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, पहला और दूसरा सही ढूंढना था। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, निम्नलिखित तत्वों पर विचार करेंगे। भूमध्य रेखीय क्षेत्र में वर्ष 4 मुख्य ऋतुओं में विभाजित है। भूमध्य रेखीय है, यानी कि भूमध्य रेखा में तो ऐसा कुछ होता नहीं, क्योंकि देखिए ये जो है आपका मकर रेखा 23.5 डिग्री, ठीक है, 23.5 डिग्री ये 0 अक्षांश है, 23.5 डिग्री साउथ में रहेगा, तो उससे मकर रेखा कहते हैं। और इधर कर्क रेखा है, और कर्क रेखा 23.5 डिग्री ये भी हो जाएगा। तो जो सूर्य होता है उत्तरायण और दक्षिणायन होने में बस ये इतना ही दूरी तय करता है, ठीक है। वास्तव में सूर्य नहीं दूरी तय करता है, वो पृथ्वी की जो बनावट है उसकी वजह से ऐसा होता है जब उसकी गति करती है। तो आप देख पा रहे हैं, यदि 23 डिग्री यहाँ तक गया तो भी यहाँ धूप रहेगा, और यहाँ पे आया तो भी, यानी कि और यहाँ पे तो सबसे ज़्यादा टाइम यहाँ पे उसको खर्च ही करना है। तो पूरे वर्ष में यहाँ गर्मियाँ ज़्यादा होती हैं। तो इस तरीके से ये देखा जाए कि वर्ष में 4 मुख्य ऋतुएं विभाजित होती हैं, ऐसा नहीं है। ठंड आने का तो मसला ही नहीं उत्पन्न होता है। और आप देखते हैं इधर जो अफ्रीका वाले और दक्षिणी अमेरिका के जो लोग हैं काले काले से होते हैं, अपने इंडिया में भी, साउथ इंडिया में लोगों का रंग डार्क होता है ना। तो मलेशिया था और जो भी हैं इधर श्रीलंका, सारे के सारे इधर के लोगों का रंग जो है काला होता है। तो उसका कारण यही है, वहाँ ठंडी नहीं होती है, ठीक है। तो 4 हो ही नहीं सकता, तो इसलिए गलत हो गया पहला ही। उसके बाद चीन तुल्य, अच्छा दूसरा है, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में गर्मियों में अधिक वर्षा होती है। तो इसमें हमें क्या ढूंढना है, सही कथन ढूंढना है, ठीक है। तो गर्मियों में अधिक वर्षा होती है ऐसा हो ही नहीं सकता है, ठीक है। भूमध्य सागरीय क्षेत्र में गर्मियों में अधिक वर्षा नहीं होती, मानसून और गर्मी के बाद ही बनता है कहीं भी, ठीक है। तो जब उत्तरायण या दक्षिणायन होता है तो इस हिसाब से बारिश होती है। उसके बाद चीन तुल्य जलवायु में पूरे वर्ष वर्षा होती है। तो चीन तुल्य जलवायु में पूरे वर्ष वर्षा होती है, तो सही बात है। उष्णकटिबंधीय उच्च भूमियों में विभिन्न जलवायुओं के ऊर्ध्वाधर क्षेत्रीय वर्गीकरण को प्रदर्शित करता है। तो उष्णकटिबंधीय उच्च भूमियों में ऐसा होता है, विभिन्न जलवायु होते हैं, तो ये सही है। तो 3 और 4 सही हो जाएंगे, करेक्ट आंसर डी, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात कर लें नेक्स्ट, निम्नलिखित तत्वों पर विचार करेंगे। इसमें हमें असत्य ढूंढना है, गलत, ठीक है।
तो गलत कथन में देखते हैं, मृदा के गठन से हमारा तात्पर्य उसमें मिश्रित विभिन्न आकार प्रकार के कणों से है, जिनमें बजरी, बालू, चीका तथा गाद सम्मिलित होता है। तो मिट्टी होते ही मृदा मिट्टी हो जाती है, ठीक है। तो ये सही बात है, सब कुछ मिले हुए होते हैं। मृदा का रंग, और इसमें ह्यूमस भी मिला देते हैं तो और बेहतर हो जाता है ना। ह्यूमस मतलब जो भी जीवाश्म होते हैं उनके सड़ने गलने से होता है, यानी कि पेड़ पौधे इत्यादि कोई भी चीज हो। अच्छा नेक्स्ट, ये तो सही हो गया। विभिन्न, हमें गलत ढूंढना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मृदा का रंग अपने आप में विशेष महत्व नहीं रखता, परंतु इसे यह पता लग जाता है कि मिट्टी का निर्माण किस वस्तु से हुआ और कैसे हुआ है। सही बात है, मिट्टी जो है काली है, लाल है, ऐसा पता चल जाता है, ठीक है। जिससे कहाँ कहाँ की मिट्टियाँ कैसी कैसी होती हैं। तो ये बात सही है कुल मिला के, तो गलत तो कोई है नहीं। इसमें से क्या हो जाएगा, डी। दोनों में से कोई गलत नहीं है, ठीक है। अपने यहाँ जैसे कि केरल में, कर्नाटक इत्यादि में लाल मिट्टी पाई जाती है, तो फेरस ऑक्साइड Fe2O पाया जाता है सर्वाधिक उधर, तो उस हिसाब से फसलें होती हैं। महाराष्ट्र हो गया और पश्चिम बंगाल काली मिट्टी पाई जाती है, तो उस हिसाब से वहाँ फसल होते हैं ना। प्याज वगैरह हो गए, कपास हो गया, तो ये सब फसलें, गन्ना हो गए, बढ़िया होते हैं। तो इस हिसाब से कुल मिला के इसका महत्व होता है कि यह किससे कैसे निर्माण हुआ है। और बाकी नॉर्थ इंडिया, पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, ये क्षेत्र जो है ये सभी लोग जानते हैं, यहाँ की मिट्टी अच्छी है। तो उत्तर भारत की मिट्टी में चूँकि ये हिमालयी नदियों से निकलकर नदियाँ निकलती हैं, तो इसमें ह्यूमस वगैरह बनाती हुई निकलती हैं। तो सबका, सभी मिट्टियों का किससे कैसे क्या निर्माण हुआ है पता चल जाता है, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ दोनों गलत नहीं है, तो करेक्ट आंसर हम लोग का डी हो गया है। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। जीवों और वनस्पतियों से सड़े अवशेषों से ह्यूमस बनता है, अभी मैं बात कर रहा था, जिससे मिट्टी का रंग काला या गहरा भूरा हो जाता है। तो सत्य कथन ढूंढना है, तो पहला सही है। यदि मिट्टी में जल की मात्रा कम हो जाए तो इसके रंध्र में वायु भर जाती है, जिसे भूमि वायु कहते हैं। तो जिसे भूमि वायु कहते हैं, तो ये भी बात सही है, इसमें कुछ गलत लगने का कोई मतलब नहीं बनता है। उसके बाद चट्टानों के रासायनिक अपक्षय से घुलनशील तत्वों की उत्पत्ति होती है। तो चट्टानों के रासायनिक अपक्षय होता है, तो सही बात है, घुलनशील तत्वों की उत्पत्ति होती है। तो कुल मिला के तीनों के तीनों सही है, तो ये सभी हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद इसको सुमेलित करना है। तो सुमेलित करने के लिए क्या करना है, देखिए इधर जनजातियां हैं और इधर देश या प्रदेश हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, पहला यानी कि हॉटेनटॉट। तो हॉटेनटॉट कहां चला जाएगा, दक्षिणी अफ्रीका में, हॉटेनटॉट। उसके बाद इन्यूट, इन्यूट कनाडा की जनजातियां हो जाएंगी, ठीक है। तो यूनिट कनाडा की जनजातियां हो गई। उसके बाद बात करते हैं हम लोग बर्बर। तो बर्बर लीबिया, ठीक है। बर्बर जो जनजाति है वो लीबिया की। उसके बाद याकूत, साइबेरिया, साइबेरिया वाले क्षेत्र में याकूत। और उधर साइबेरिया वाले क्षेत्र में इग्लू भी रहा करते हैं। सॉरी, इग्लू तो घर का नाम होता है उनके। फिलहाल इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहला चौथे में A4 4 एक ही में है, नहीं 2 में है, फिर 3 3 C2, करेक्ट आंसर जो है बी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से देख रहे हैं जनजातियों का कितना डीप पूछ रहा है, तो ये भी ध्यान देने की जरूरत है। उसके बाद नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दक्षिण अमेरिका में स्थित साओ पाउलो का पठार कहवा के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। हमें क्या ढूंढना है इसमें, सही कथन। तो पहला तो सही है, दक्षिणी अमेरिका में स्थित साओ पाउलो का पठार वो कहवा के उत्पादन में, जैसे कॉफी प्राप्त होता है, प्रसिद्ध है। उसके बाद चीन का यासिटी क्यांग होता है या यासिटी क्षेत्र गेहूं के उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तो ऐसा नहीं है, है ना। हाँ, हालांकि चावल और गेहूं उत्पादन में चाइना नंबर 1 पे है, अन्य उत्पादन में भी, आजकल तो सोना उत्पादन में भी है, ठीक है, लेकिन ये यासिटी क्यांग में नहीं। उसके बाद प्रेरी का मैदान चावल के उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध। प्रेरी तो ये घास का मैदान है ना, तो चावल कैसे होगा,
और घास भी एक तरीके से हम कहें तो जंगलों के अकॉर्डिंग होते हैं, तो ये भी गलत हो गया ना। तो हमें सही ढूंढना है, तो सही कथन तो सिर्फ पहला हो गया, तो करेक्ट आंसर पहला होगा। उसके बाद नेक्स्ट एंड लास्ट, भूकंप के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भूकंप की तीव्रता को मर्केली स्केल पर मापा जाता है, ठीक है, तो सही है। और इसमें क्या है, कैसे कथन, अच्छा कथनों पर विचार करना है, यानी इसमें तो है नहीं, चलिए ऑप्शन उसमें शायद क्रॉप नहीं हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोगों को हम इसमें बात कर लेंगे कौन सा सही। तो भूकंप की तीव्रता के को मर्केली स्केल पर मापा जाता है, सही बात है। उसके बाद अगर हम बात करें भूकंप का मैग्नीट्यूड मुक्त ऊर्जा का माप है, यह भी सही है। भूकंप के मैग्नीट्यूड भूकंपी तरंगों के आयाम के सीधे मापने पर आधारित होता है, यह भी सही है। रिक्टर स्केल में हर पूर्णांक विमुक्त ऊर्जा के परिणाम में 100 गुनी वृद्धि का निर्देशन करता है। 100 गुनी नहीं, गलत है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें 3 सही है, गलत पूछा होगा तो चौथा वाला, और यदि सही पूछा होगा तो ये 3 है, ठीक है। तो ये वीडियो यहाँ तक समाप्त हुआ। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो थोड़ा सा भी आपको हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेंगे, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सकेगा सबसे पहले। दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।